वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं सोशल साइंस स्टार्ट किया, जिसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। क्लास 9 का मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर दिया था। काफ़ी बच्चों के मिलने के बाद काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट आया कि सर आप यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक लगा है उसको आप पढ़ाइए हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी लगा है उससे क्लास 10th का मैं ज्योग्राफी आज से स्टार्ट करने वाला हूं। आप देख सकते हैं इमेज में गाइस, ये है यूपी बोर्ड, लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य हेतु सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है। इसमें लिखा है समकालीन भारत 2, लिखा है समकालीन भारत 2, समकालीन भारत 2 या समकालीन भारत 2। ये भूगोल की किताब है, आप भूगोल लेंगे और ये भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें आपको हमेशा स्क्रीन पे दिखाई देती रहेंगी और मैं पढ़ता रहूँगा, स्क्रीन पे दिखाई देती रहेंगी और मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से समझ सकिए। भूगोल का हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आप जानते हैं भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जैसे ही आप खोलेंगे यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का बुक तो आप भूगोल का फर्स्ट चैप्टर आपको दिखेगा। कौन सा चैप्टर का नाम है? संसाधन और विकास। ये है पहला चैप्टर, आप देख रहे होंगे इमेज में भी। पहला चैप्टर है संसाधन और विकास, संसाधन और विकास। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी जो उत्तर प्रदेश राज्य हेतु एनसीईआरटी बुक लगी है उसका आज हम अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है और कैसे चीजें में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देती रहेंगी और आप उसको कैसे कवर करते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी क्लास 10th जियोग्राफी, क्लास 10th का भूगोल, जो कि चैप्टर फर्स्ट है संसाधन और विकास। बहुत बच्चे को मन में डाउट होगा सर क्या बोलते हैं आज एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा या फिर चीज़ें कैसे स्क्रीन पे दिखाई देती होंगी। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आप जूम करके भी उसे पढ़ सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं या अपना बुक खोल के आप देख सकते हैं, बुक लेके बैठ सकते हैं। बुक को मैं एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बुक में लिखा है, आप पढ़िए। संसाधन एवं विकास में स्टार्टिंग में लिखा है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तु की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। करे क्या आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी रहते हैं कि आप उन तमाम वस्तुओं का लिस्ट बनाइए जो आपके लाइफ को काफ़ी आसान बना देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से गोरखपुर जाना है या आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, तो आपको यहाँ से लखनऊ जाना है तो यदि मैं कहूँ बाबू आपको पैदल ही दौड़ के जाना है तो कितना मुश्किल होगा, या मैं कहूँ साइकिल से ही चलना है तो काफ़ी, यदि साइकिल से ही जाते हैं तो पैदल की तुलना में साइकिल से चलेंगे तो काफ़ी थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। और मैं कहता हूँ साइकिल की अपेक्षाकृत आप बाइक से जाइए, तो आप बाइक से जाएंगे तभी फास्ट पहुंचेंगे। अब मैं कहता हूँ बाइक की तुलना में आप 4 व्हीलर से जाइए तो और आपकी ईजी हो जाएगा। मैं कहता हूँ अब आप बस से जाइए और ईजी हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप ट्रेन से जाइए और ईजी हो जाएगा। तब मैं कहता हूँ फाइनली आप एरोप्लेन से जाइए, आपके लिए और ईजी होगा। तो आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? आपकी जो आरामदेह है बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, चीज़ें बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा है। साइकिल से जाने में दिक्कत हो रहा था, फिर 4 व्हीलर से जाने में और उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत कम हुआ, फिर बस से थोड़ा सा और कम हुआ, ट्रेन से थोड़ा सा और कम हुआ और उसके बाद से मैं एरोप्लेन से गया तो और दिक्कतें हमारी कम हो गई और काफ़ी कम टाइम में, मिनिमम टाइम में हमने मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी को हमने कवर किया। तो आप कहेंगे सर आप ये क्यों समझा रहे हैं? तो आपको ऊपर बुक में लिखा है, आप जहाँ भी रहते हैं, गाँव देहात शहर कहीं भी रहते हैं, आप जो भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कीजिए, अगर वो आपके काम को आसान बना रही है उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? संसाधन। स्टूडेंट जी हाँ, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? संसाधन। ऐसी चीज जो इंसान के प्रत्येक काम को आसान बनाए उसको बोलते हैं संसाधन। जो काम हमारी चीज को जो वस्तु, कोई भी वस्तु जो आपके काम को आसान बना दे उसे संसाधन बोलते हैं। और यदि कोई वस्तु अगर मेरे काम को आसान ना बना के मेरे काम को टफ बना रही है और मुश्किल कर रही है तो उस काम को हम संसाधन, उस वस्तु को हम संसाधन कहेंगे, उसको हम तोड़ को फेंक देंगे, उसका हम इस्तेमाल यानी हम करेंगे ही नहीं। तो ऐसी वस्तु जो इंसान के काम को आसान बनाती है संसाधन कहलाती है। और आप आसपास अगल बगल नजर उठा के देखिए, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके साथ अगल बगल में वो सारी चीज़ें संसाधन के रूप है। तो मैं बुक पे चीज़ें पढ़ता हूँ। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक है, कह रहा है अब सब कुछ संसाधन नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खोज कीजिए, एक ऐसा आप डिवाइस बनाइए जैसे आप यहाँ से मुंबई यानी लखनऊ से आपको अगर मुंबई जाना है, लखनऊ से आपको मुंबई जाना है, एक ऐसा आप मशीन बनाइए मात्र 2 घंटे में आपको लखनऊ से मुंबई पहुँचा देगा।
या 2 घंटे नहीं तो आप मान लीजिए आपको 30 मिनट, मान लीजिए 30 मिनट आपको लखनऊ से मुंबई पहुंचा देगा, जो 4 दिन लगता है। आप किस से, ट्रेन से 4 दिन लगता है, बस से और काफ़ी दिन लगते हैं। तो 30 मिनट आपको लखनऊ से मुंबई पहुंचा दे, लेकिन इस लखनऊ से मुंबई पहुंचाने के लिए जो आप यंत्र बनाए हैं, जो आप डिवाइस, जो मशीन बनाए हैं, उस मशीन का खर्चा मान लीजिए 5 लाख है। 5 लाख, यानी आधा घंटा यदि आपको लखनऊ से मुंबई जाना तो 5 लाख रुपए लग रहा है। तो क्या कोई इंसान उसे जाना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। वो भी तो एक संसाधन है, आपके काम को आसान कर रही है ना, लेकिन वो आपके काम को आसान करने के साथ साथ वो आपका कास्ट, वैल्यू कास्ट, आपका मूल्य बढ़ा दे रही है, यानी आपके जेब से ज़्यादा पैसे जाएंगे। तो आप उसको आप प्रेफर करेंगे ना, आप उसको पसंद नहीं करेंगे, आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो ऐसी चीज़ें संसाधन नहीं कहलाती हैं। जो चीज़ें इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से महंगी हो, वो चीज़ें संसाधन के रूप में नहीं आएगी। और चाहे ऐसे चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं जो आपके समाज में मना किया गया, आपके समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इससे मैं बताता हूँ, गांव में क्या होता है, गांव में आप जींस पहन सकते हैं, हम जींस पहन सकते हैं। गांव में क्या गर्ल्स जींस पहन सकती हैं? कुछ लड़कियां हैं, कुछ गर्ल्स हैं पहनती है, लेकिन मान लीजिए ऑकवर्ड कुछ गर्ल्स पहनती, या बाहर से कोई गर्ल्स आ गई गांव में जींस पहने, तो जो गांव के बुजुर्ग लोग होंगे, गांव के बड़े लोग होंगे, उसको देख क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे। देखो शर्म हया सब बेच के पी लिए, सब खा लिए, सब मतलब शर्म नाम की थोड़ा सा भी चीज़ नहीं है, क्या पहनी है, क्या पहने हैं सब। गांव है, सभ्यता संस्कृति, हमारा देश का सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे खोते जा रहा है। उन्हें क्या मालूम है, समय के साथ परिवर्तन होता है, टाइम चेंजेस एवरीथिंग, समय सब कुछ बदल देता है। एक समय था आप लोग लंगोटी पहनते थे, अब समय बदल गया, लोग जींस पहन रहे हैं, तो पहनने दो भाई, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, संसाधन ऐसी चीज़ हो जो एक्सेप्टेंस हो आपके समाज में, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसे बोलते हैं संसाधन। तो यही होते हैं संसाधन, जो आर्थिक रूप से सस्ते हों और हमारे काम को आसान बनाते हैं और आपके समाज में उसकी स्वीकृति हो। ऐसा चीज़ नहीं है हमारे समाज के लिए गंदा और हमारे धर्म के लिए गंदा हो, लेकिन वो संसाधन है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, वो भी एक संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। देखिए, आप अगल बगल कहीं भी आंख उठा के देखिए, आपके अगल बगल चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हैं। तो अगर उस वस्तु से मान लीजिए लकड़ी पड़ा है रोड पे, तो लकड़ी को उठा के डायरेक्ट आप घर में लाकर रख लीजिए, तो आपके लिए कुर्सी बन जाएगा, आपके लिए फर्नीचर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उसमें मशीन, आरा मशीन लाकर उसको कटवाना पड़ेगा, फिर आरा मशीन में कुछ आदमी लगेंगे, फिर आरा मशीन एक, मान लीजिए जहाँ जाएंगे वहाँ पे एक ग्रुप होगा, लोगों का समूह होगा, वो मिलजुल के काम करते होंगे। यानी एक संसाधन को संसाधन बनाने में इंसान, उसके साथ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, मशीन, और उसके बाद एक इंसानों का समूह लगता है, तब जाकर वो संसाधन या कोई वस्तु एक संसाधन का रूप में, एक रूप में अपने आप को बनाती है, नहीं तो संसाधन बेकार है। तो वही चीज़ कर, हमारे पर्यावरण के जो भी वस्तु, जो इंसान और एक संस्था और लोगों के समूह और प्रौद्योगिकी के साथ अंतःक्रिया करता है, आपस में तीनों चीजें मिल जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं संसाधन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके घर गेहूं हुआ, तो गेहूं को डायरेक्ट लाके आप घर रोटी बना सकते हैं? नहीं, आप गेहूं के लिए जाएंगे आटा चक्की के मशीन में, आटा चक्की के मशीन में। और एक तो आप हो गए, यानी आप और ये गेहूं और ये आटा चक्की, और यहाँ भी तो कोई काम करने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ, और मान लीजिए इसी आटा को आप लाएं, आप रोटी बनाएं, ठीक है। और कोई बंदा इसी आटा को ले आके, रोटी ना बना के यहाँ पे आपका मतलब बेकरी में ले आके बिस्किट वगैरह बना दिया, तो तब जाके ये फाइनल प्रोडक्ट बना, खाने वाला वस्तु बना, एक खाने वाला पदार्थ बना है। तो अब बताइए, एक वस्तु को संसाधन बनने में और हमारे दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल होने में, अनाज हमसे गेहूं से आटा चक्की से रोटी, या रोटी से या आटा से फिर ब्रेड, या बेकरी में ले जाकर ब्रेड बनाए, ये तमाम प्रोसेस होकर गुजरा है, ये तमाम प्रोसेस, यानी इसमें आप भी सहयोग दिए हैं, नेचर मतलब प्रकृति, गेहूं दिया है और आटा चक्की टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है, और ये सारी चीजें एक संस्था के माध्यम से हो रही हैं, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई संस्था होगा, इसके माध्यम से हो रही है। तो इस प्रकार जो संसाधन होता है, आप, हमें, हमारे और जो प्रकृति होती है उसके, और उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी के अंतःक्रिया, जब तीनों आपस में, चारों आपस में जब मिल जाते हैं और जो चीज़ का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं संसाधन। ओके, आई होप आपने समझा होगा। कह क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को, प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। कई लोग कहते हैं जो भी धरती पर सब चीज़ है, सब कुछ हमको नेचर हमको फ्री में दिया है, गिफ्ट दिया है, फ्री में, उपहार है, इसको हम फ्री में लेते हैं, इंजॉय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत है। मानते हैं नेचर हमको सब कुछ दिया है, लेकिन क्या नेचर डायरेक्ट हमको हवाई जहाज बना के दे दिया है? क्या नेचर हमको 4 व्हीलर बना के दे दिया? नेचर हमको बाइक बना के दे दिया? नहीं, नेचर हमको वो 4 व्हीलर, बाइक, हवाई जहाज जिस चीज़ से बना है वो हमको देता है, लेकिन हम उस चीज़ में अपना दिमाग लगाते हैं, अपना टेक्नोलॉजी लगाते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन लोगों की मदद लेते हैं, मजदूरों की मदद लेते हैं,
तब ले जाके हम उसको एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, एक संसाधन के रूप में उसको डेवलप करते हैं। तो हमें इसे कभी नहीं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन मुफ्त है, मुफ्त नहीं है, वो मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य उसमें अपना दिमाग और टेक्नोलॉजी और प्रोसेस लगा के तब जाके उसको एक वे में बनाता है, तब जाके हमारे लिए संसाधन का रूप लेती है। ठीक है, फिर कह रहा मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य भी एक संसाधन है, मनुष्य एक संसाधन है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यदि मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, तो क्या अगर आप काफी वेल एजुकेटेड हैं, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग गया तो आप भी सुबह 10 से लेकर 6 जॉब करते हैं, 8 घंटा आप भी जॉब करते हैं, आपको पढ़े लिखे सरकारी जॉब कम से कम 50-60 हज़ार तो मिलेगा। क्यों, आप भी इंसान है, ठीक है। और यही एक मजदूर इंसान को देखिए, जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, या जो लेबर होते हैं, लोग गाँव में जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, घर बनता है तो मजदूरी के काम करते हैं, उनको देख लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, वो भी तो सुबह 6 से 8 घंटा काम करते हैं, सिर पे ईंट ढोते हैं, सिर पे बालू ढोते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या उनको सुबह से लेकर शाम तक उतना पैसा मिलता है जितना आपको एक दिन मिलता है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं मिलता है। आपने सोचा है क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, लेकिन वो एक इंसान के रूप में वो भी इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड इंसान नहीं है, अपने आप को स्किल्ड नहीं बनाए हैं, अपने आप को एक संसाधन के रूप में नहीं बदले हैं। और मैं और आप, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपने आप को एक मानव को संसाधन के रूप में तब्दील कर रहे हैं। हम और आप एक मनुष्य को एक संसाधन के रूप में रूप दे रहे हैं। जैसे मैं पढ़ लिया, पढ़ के कलेक्टर बन गया, आप पढ़ के IAS ऑफिसर बन गए, आप पढ़ के PCS निकाल लिए, आप पढ़ के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, आप पढ़ के दरोगा बन गए, ये तमाम सारी चीज़ें बन गई। तो आप उतने टाइम में कुछ ज़्यादा पैसा कमाइएगा, लेकिन गरीब इंसान उतने टाइम में बहुत कम पैसा कमाएगा। बस अंतर एक ही चीज़ का है, आपने अपने आप को संसाधन बनाने में, आप अपने स्किल्ड को, आप अपने ज्ञान को और अपने क्वालिटी को बढ़ाने में हमेशा आपने प्रयास किया, हमेशा मेहनत किया है, तब जाके आज आप एक संसाधन के रूप में चमक रहे हैं और आप दूसरों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, दूसरों से ज़्यादा रुतबा है, दूसरों से ज़्यादा सम्मान है आपका समाज में। तो ये होते हैं संसाधन। मनुष्य भी एक संसाधन होता है, बस उसे संसाधन होने के लिए पहले उसे उन तमाम सारे प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वे मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते तथा उन्हें प्रयोग करते, इन संसाधनों को निम्न प्रकार से किया जाता है। कह रहे मनुष्य पर्यावरण में जो भी चीजें पाई जाती हैं, मनुष्य जितना भी, मान लीजिए हमारे पृथ्वी के आसपास जो पर्यावरण है, पृथ्वी के हमारे अगल बगल जो भी चीजें वो पर्यावरण है। पर्यावरण में आसपास जो भी चीजें पाई जाती हैं, आसपास में जो भी चीजें पाई जाती हैं, उन आसपास की चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, उस आसपास की चीजों का हम अपने दिमाग और स्किल लगा के हम अपने लाइफ में उसको यूटिलाइज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया होगा, ट्रायंगल में एक जगह लिखा होगा प्रकृति, ऐसे ट्रायंगल बनाया होगा, एक जगह लिखा होगा प्रकृति, एक जगह लिखा होगा संस्थाएं, एक जगह लिखा होगा प्रौद्योगिकी, और बीच में दिया है मानव। अब देखिए यहाँ पे मानव है, प्रकृति से सामान लेता है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, संस्थाओं का हेल्प लेता है, तब जाके एक रिसोर्स, एक संसाधन बनता है, एक संसाधन बनता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इतने आसान और सरल भाषा में आप समझे होंगे, आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये था संसाधन का, मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया। ठीक है, संसाधन क्या होते हैं, मनुष्य के लिए क्यों जरूरी होते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट करें, सर हमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगेन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अदर वे, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ये इनिशिएटिव कैसा लगा। और आपको स्लाइड में, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, आप चीज़ें वहाँ से पढ़ के आप समझ सकते हैं, और आप जो नोट्स बना रहे हैं उसे आप आसानी से नोट्स बना के याद भी कर सकते हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, आप देख रहे होंगे बुक में, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है समाप्यता, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पे। तीसरा है स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। चौथा है विकास के स्तर के आधार पे, विकास के स्तर के आधार पे, स्तर के आधार पर। ठीक है, अब मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, आप इसे क्लियर वे में आप इसे समझिएगा। ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूं आगे।
कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैव संसाधन, दूसरे होते हैं अजैव संसाधन। एक होते हैं जैव संसाधन, दूसरे होते हैं अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर आप बुक को खोलिए, पीछे बुक को खोलिए, पेज सेकंड में आप जाइए, पेज सेकंड में लिखा होगा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप के नीचे लिखा होगा संसाधनों के प्रकार, और संसाधनों के प्रकार में लिखा होगा उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे यहाँ पे लिखा होगा जैव संसाधन। तो स्टूडेंट्स जैव संसाधन क्या होते हैं मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे संसाधन जिसमें जान होते हैं, ऐसे संसाधन जिसमें जान होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। बड़ा सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। किसमें जान होगा? पेड़ पौधे में जान होगा, जीव जंतु में जान होगा, इंसानों में जान होगा। ये कौन है? ये जैव संसाधन है। कौन है? जैव संसाधन। जिसमें जान होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान। अब दूसरा कह रहा है अजैव संसाधन, इस जिसमें जान न हो, जिसमें जान न हो उन्हें बोलते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में किसमें आ जाएंगे? मिट्टी, प्रकाश, आपका मिट्टी, प्रकाश, चट्टाने, धातुएं, ये सब किसमें आ जाएंगे? इसमें जान नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते, एक होते हैं जैव संसाधन, एक होते हैं अजैव संसाधन। जिसमें जान उसे जैव, जिसमें जान हो उसे अजैव। जैव जिसमें जान हो पेड़ पौधे, इंसान, जंगली जानवर। अजैव में आपके चट्टाने, धातुएं और क्या बोलते हैं आपके मिट्टी, प्रकाश, ये सब अजैव संसाधन में आते हैं। ठीक है, दूसरा है समाप्यता के आधार पर। ऐसी संसाधन जो धरती पे हैं वो समाप्त कभी हो जाएंगे या समाप्त नहीं होंगे उसके आधार पे। तो गाइज आप समाप्यता के आधार पर देख सकते हैं, बुक आप खोले होंगे, बुक नहीं खोले तो फिर भी आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें लिखा है नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। समाप्यता के आधार पर पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अच्छा, अब बात करते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में। नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं, आप किताब पढ़ लीजिएगा। नवीकरणीय योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जिन्हें हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर से नहीं आएगा। कहने का मतलब देखिए, ऐसे संसाधन जो खत्म हो गए फिर से आ जाएंगे, वो फिर से आ जाएंगे। ऐसे संसाधन जो खत्म हो गए तो जीवन में फिर कभी लौट के नहीं आएंगे। ऐसे संसाधन जो खत्म हो गए लेकिन फिर से आ जाएंगे उन्हें बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन जो खत्म हो गए लेकिन दोबारा उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। आप कहेंगे सर इसको समझाइए फिर से, मैं समझा दिए, अब एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन ये होता है, सूर्य है, जब तक सोलर सिस्टम रहेगा, जब तक धरती रहेगा, आकाश रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सूर्य को हमको किरणें मिलेंगी। जब सूर्य किरणें मिलेंगी तो सोलर प्लेट हमारे पास रहेगा, तो सोलर प्लेट के इस्तेमाल करके हम लाइट नहीं पैदा कर लेंगे। अब मान लीजिए सोलर प्लेट फूट गया, फिर दूसरा सोलर प्लेट नहीं लेते आएंगे, क्या उससे कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। यानी कभी धरती पर कभी सोलर सिस्टम खत्म होगा, सूर्य की किरणें कभी खत्म होंगी? कभी नहीं। जब तक सोलर सिस्टम रहेगा तब तक सूर्य रहेगा, तब तक धरती रहेगा, तब तक हम किरणें आती रहेंगी। तो ये था, ठीक है, नवीकरणीय योग्य संसाधन। फिर कहेंगे सर वाइंड एनर्जी, आप देख रहे होंगे इमेजेस में, दक्षिण भारत में ऐसे हवा के बड़े बड़े 3 पत्ती वाले टरबाइन लगा के चलाए जाते हैं। तीन पत्ती वाले टरबाइन लगा के चलाए जाते हैं। जब हवाएं की झोंका इस पे पड़ती है तो ये नाचता है। जब नाचता है तो इसको मोटर के पीछे से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है और यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके इस इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करके बैटरी में चार्ज करके रखा जाता है, बाद में इसका सप्लाई किया जाता है। क्या ये बताइए हवा कभी खत्म होने वाली है? कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। और दूसरी बात बताते हैं, देखिए जल होता है, पानी काफी, जब ऊंचाई से, जब नदी हमेशा जहां से भी नदी निकलती है काफी ऊंचाई से निकलती है, जब ऊंचाई से निकलती है तो बहुत तेज गिरती है। अब बताइए कहीं से नदी का पानी खूब तेज गिर रहा है, अब वहां पे मैं बांध बना ले रहा हूं, ऊंचाई पे ही बांध बना के और उसको नीचे गिरा रहा हूं, और वहां पे मैं टरबाइन लगा देता हूं, टरबाइन पत्ती वाला, आप इमेज में देख रहे होंगे, पत्ती वाला टरबाइन लगा, जब उस पर गिरेगा नाचेगा तो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को हम इकट्ठा करके हम चार्ज कर लेंगे। तो क्या वो कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। अब आते हैं भाई अनवीकरणीय योग्य संसाधन में। ऐसे संसाधन जो खत्म हो जाए, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे, उन्हें बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे अब बताइए, हम जानते हैं छोटा नागपुर के पठार में, हम जानते हैं झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और आपके छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, यहाँ पे क्या कोयला निकलता है? क्या निकलता है? कोयला निकलता है, धरती के नीचे से कोयला निकलता है। अब ये बताइए, अब यहाँ पे जो धरती के नीचे जो कोयला है, झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और आपका छत्तीसगढ़ में, जिंदगी भर रहेगा कोयला? हम नीचे से खोद के उसे निकाले, गड्ढा कर खोद के निकाले, जिंदगी भर रहेगा? नहीं रहेगा भाई, एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो कहाँ से आएगा? आप जानते हैं कोयला कैसे बनता है? लाखों साल पहले पृथ्वी पे एक मतलब एक भूकंप समझिए, एक प्रकार का विस्फोट हुआ था और सारे पेड़ पौधे
जल के या गिर के धस के जमीन के अंदर धस गए थे, फिर ऊपर से मिट्टी का लेयर जमते गया और अंदर धरती के नीचे कई परत में जम के वही जो पेड़ पौधे हैं वो कोयला के रूप में, मतलब कोयला के रूप में तापमान, दबाव, इस तमाम सारी चीज़ें उस पर फोर्स लगा के, बल लगा के उसको कोयले में बदल दी। तो एक बार वो चीज़ें बन गई, अब दोबारा बनने में फिर दूसरा वक्त लग जाएगा, दूसरा बने फिर धरती एक बार और रिसाइकिल करना पड़ेगा, धरती पे भी विस्फोट होगा, सारे मानव जाति खत्म होगा, वाइल्ड लाइफ जानवर खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तब न बनेगा। वो असंभव है भाई, हटा दो उस बतिये को, ठीक है। तो कोयला ठीक है। और दूसरा आप जानते हैं धरती के नीचे से खोद के हम क्या निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, हालांकि कच्चा तेल निकालते हैं, शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब तमाम सारी चीजें बनाते हैं। अब बताइए धरती के नीचे अथाह मात्रा में पेट्रोल डीजल है, अथाह मात्रा में, तो 100 रुपये लीटर तेल पेट्रोल और तेल आप खरीद के हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जब जहाँ हम लोग भरवाएं तो हालत खराब हो जा रहा भरवाने में। तो ये चीजें लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में, एक दिन वो खत्म हो जाएंगी और इसी को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो कभी खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर सीरीज काफी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं अधिक से अधिक सब्सक्राइबर पा सकूं। आई कैन बी लाइव विथ यू, ताकि आपके साथ मैं लाइव आऊं, लाइव क्लास लूं, आपको डाउट को भी यहाँ पे देखता रहूं और सॉल्व करता हूं आपके डाउट को भी। और अगले क्लास में देखेंगे स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं और विकास के स्तर के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, बाकी इस तरह कंप्लीट करें। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, और कमेंट करना ना भूलें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और मोर एंड मोर शेयर, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।